मगर जब हम 72 साल बाद देखते हैं आज, तो हम भारतीय नहीं, हम आज भी जातियों से हमें पुकारा जाता है। आज भी हमें लोग जातियों के नाम से पुकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हमारे घर जलाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आज 72 साल बाद इस देश की उन मनुवादी शख्सियतों को, जिन्होंने कि भारत के संविधान की आड़ में पूरी शक्ति को अपने हाथ में रखा और आज इस देश को बर्बाद करने की कगार पर हैं, बेचने की कगार पे हैं, तो उनको मंथन करना होगा। तो मुझे तो सिर्फ इतना मंथन करना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 330 में आधुनिक होंगे, इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, डिजिटल तमाम चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, और जो यूरोप में जैसा जीवन है लोगों का, हमारा भी जीवन वैसा बेहतर होगा। हम भी इस देश के नागरिक कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। मगर जब हम 72 साल बाद देखते हैं आज, तो हम भारतीय नहीं, हम आज भी जातियों से हमें पुकारा जाता है। आज भी हमें लोग जातियों के नाम से पुकारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हमारे घर जलाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आज 72 साल बाद इस देश की उन मनुवादी शख्सियतों को, जिन्होंने कि भारत के संविधान की आड़ में पूरी शक्ति को अपने हाथ में रखा और आज इस देश को बर्बाद करने की कगार पर हैं, बेचने की कगार पे हैं, तो उनको मंथन करना होगा। तो मुझे तो सिर्फ इतना मंथन करना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक के बीच में जो भी अधिकार डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हमें दे गए थे SC STs को, स्पेशल जो हमें वो एक विशेष अधिकारों के साथ जो हमें छोड़ गए थे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल, तो हमें जब चारों तरीके से हमें जब मजबूत करना था तो हम हुए क्यों नहीं। और ये जो आप निगमीकरण और जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, ये इसमें हमारे जितने भी अधिकार हैं वो पूरी तरह से उन पर कुटाराघात हो रहा है, बर्बाद होने की कगार पर है, ख़त्म होने की कतार है। इसीलिए हमें चिंता है, क्योंकि अगर ये बिक जाएगा सारा का सारा, तो जो हमारा रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन सिर्फ उसमें सरकारी संस्थान में लागू होता है। और जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगी तो हमारा हिस्सेदारी, रिजर्वेशन का मतलब है हमारा उसमें पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व कैसे बचेगा। अब हमें एक लाला थोड़ी ना रख लेगा, और रखेगा भी तो वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये जो परमानेंट 4th क्लास एम्प्लॉय को जो 70-80 हज़ार रुपये मिल रहा है सरकारी, उसमें वो थोड़ी मिल जाएगा हमें। और प्लस हमारे दूसरे सुविधाएं हैं, हमें क्वार्टर मिलता था यहाँ पर शहर में, हमें पढ़ने के लिए फ्री मिलता था, जो हेल्थ केयर मिलता था, DA मिलता था, हमें वेज रिवीजन मिलता था, प्रमोशंस मिलती थी, वो तमाम सीनियरिटी मिलती थी, वो चीज़ें थोड़ी मिल जाएंगी। उसके साथ में जो सोशल सिक्योरिटी है, ESI है, PF है, पेंशन्स हैं, ये चीज़ें थोड़ी मिलेंगी। लाला देने वाला है क्या। और जो हम 8 घंटा काम करते हैं वो 8 घंटा इन्होंने ऑफिशियली 12 घंटा कर दिया है, और लाला तो कहेगा भैया सुबेरे आ जाओ, आने का टाइम होगा, जाने का कोई टाइम नहीं होगा। और तीसरी बात, ये मुख्य बात, सिर्फ खतरा इससे नहीं है निजीकरण से और निगमीकरण से, एक सबसे भारी खतरा तो ये हो गया जो इस देश के मजदूर वर्ग ने अपने आंदोलनों के जरिए और डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से जो 1942 के बाद उन्होंने लेबर मिनिस्टर बने इस देश के, और उन्होंने जो लेबर कानून बनाए थे, और जो इस देश के मजदूर ने लड़के 42 लेबर कानून लिए थे, जिसमें ID एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है जो मुख्य एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, और ये अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट हैं, ये जितने भी कायदे का कंपनसेशन एक्ट है, वो सारे कानून बर्बाद करके ख़त्म करके इन्होंने उनको 4 वेज कोड बना दिया, लेबर कोड बना दिया है, और उसमें जो उनकी शक्तियां थी उनको ख़त्म करके प्योर मैनेजमेंट लालाओं के पक्ष में कर दिया है कि अगर हमें लाला वेतन ना दे, लाला हमारे साथ बदतमीजी करे, हमें जमर्जी निकाल दे, लाला हमारे अधिकार ना दे, तो हम वहाँ कोर्ट भी ना जा पाएं, जाए भी तो वहाँ पर उनके लोग बैठे हैं कि भैया इतने पैसे पकड़ो और भागो यहाँ से। तो ये सारे खतरे हमारे सामने हैं, उसी का हम प्रचार करते हुए अपने समाज के बीच में, SC STs के बीच में हम घूम रहे हैं कि भैया जाग जाओ, अभी समय है। फिर ये मौका नहीं देंगे कि चाहे ये BJP हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस निजीकरण की जननी है, इस देश को बेचने की जो नीतियां 1992 में कांग्रेस सरकार लेके आई, उसके बाद BJP सरकार ने उसको लगातार आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सारे होटल बेचे, सरकारी ITDC खत्म किया और दूसरे संस्थान बेचे, और उसके बाद मनमोहन सिंह फिर आए, फिर उन्होंने देश को बेचा, और अब देश को मोदी जी बेच रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार भी बेच रही है खुला। आपने देखा ना, दारू के ठेके अभी बेचे, शराब के ठेके, 900 ठेके, सरकारी ठेके, जिसके अंदर रिजर्वेशन लागू था हमारा 22.5%, वो लालाओं को दे दिया 1 सितंबर से।
अब ये लाला आपको दे देंगे नौकरियां और 1-2 लाख रुपए तनख्वाह देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो अब सवाल ये कि जितनी भी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब मिलके बंदरबाट किया हुआ है और हमें मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, हमें राम राज्य के नाम पर, फलाने के नाम पर, ढिकड़े के नाम पर हमें ऐसे सब्ज बाग दिखा रखे हैं कि हम अपने अधिकारों को भूल करके इनके साथ मंदिरों में हम जाकर के घंटे बजा रहे हैं, हम वहां पर उनके साथ कश्मीर में जाकर के सपन देख रहे हैं। अरे भैया 370 हटा दी तो कश्मीर के चंद लोगों के वो तकलीफ दूर होगी या उनकी समस्या है। पूरे देश के जो 35 राज्य हैं उनका क्या भाई? जो इतना बड़ा जो लोग हैं हमारे, आप लेबर लॉ छीन रहे हो, आप हमारी सरकारी नौकरी छीन रहे हो, वो तमाम चीजें छीन रहे हो, तो उसका क्या? तो अब सवाल ये है कि निगमीकरण और ये प्राइवेट निजीकरण, ये और दूसरा जो मजदूरों के अधिकार छीनने की बात है, इन सब के हम विरुद्ध काम कर रहे हैं। और खास तौर पे हम इस देश के SC/ST जो हैं वो आम आदमी नहीं है, हम इस देश के विशेष आदमी है, विशेष नागरिक है। हमारा बाबा साहब हमें संविधान में विशेष नागरिक का दर्जा देके गया है। तो मैं इन सबको कह रहा हूं, अपने SC/ST के लोगों को, कि आम आदमी मत बनना, इस झांसे में मत आना। आम आदमी बना के आपका SC/ST का 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दे दिया, बिजली पानी में पूरी दिल्ली को मौज करवा दी। और हमारे बच्चों के जो SC/ST का जो फंड था स्किल डेवलपमेंट का, रोजगार का, उनको आगे बढ़ाने का वो पैसा वहां बर्बाद कर दिया बिजली पानी में। और दूसरा, लाला जी पहले दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर पहले मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने की दिल्ली से रिजर्वेशन, दिल्ली सरकार के उससे खत्म करना शुरू कर दिया है। शायद ये पता नहीं होगा आपको, द्वारका में एक स्किल डेवलपमेंट की दिल्ली सरकार का एक यूनिवर्सिटी बनी है। उस यूनिवर्सिटी में SC/ST, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी, और उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो ये हमने इसका विरोध किया, चिट्ठी दी। और तीसरी बात ये, दिल्ली सरकार ने 100% ठेकेदारी कर दी है। वहाँ सरकारी स्कूलों में ठेकेदार भेज दिए, ब्लैक लिस्टेड वो भेज दिए हैं ठेकेदार। और प्लस सरकारी उसमें अस्पतालों में, सरकारी दिल्ली सरकार के संस्थानों में पूरी तरह से ठेकेदारी हो चुकी है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आने वाले खतरों से हम अवेयर करा रहे हैं। और अगर कहीं दिल्ली की नगर निगम में अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जीत गई तो ये पूरी तरह से विदेश की 3 कंपनियां इन्होंने हायर कर रखी हैं। ये तीनों MCD और दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में जाकर के कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यहाँ 200 तो मिल रहा है, वहाँ पर 300 यूनिट दिया जाएगा। तो दिक्कत क्या है? वहाँ तो 300 यूनिट तो मिलेगी लोगों को फ्री में। नहीं, हम नहीं कह रहे फ्री की बात, तो हम तो चाह ही नहीं ना, फ्री हमें नहीं चाहिए भाई। हमें हमारा अधिकार दे दो, हमें गारंटी दो। 50,000 रुपए एक परिवार की मासिक वेतन, उसका इनकम का आप गारंटी तो मुफ्त नहीं चाहिए हमें। आज भारत की आजादी के 72 साल बाद हमें 150 रुपए की आप बिजली फ्री दे करके, उससे हमारा जीवन चलेगा क्या? हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? हम घर बार हम वो खरीद पाएंगे क्या? जमीन जायदाद हम फ्लैट खरीदेंगे क्या? हम ये तमाम चीजें कर पाएंगे क्या? अपना बेहतर जीवन जी पाएंगे क्या? 150 रुपए की बिजली फ्री। अरे भैया, जो हमारा पैसा तुमने 20,000 करोड़ वहां दे दिया, वो हमारे लोगों को 5-5 लाख रुपए लोन का प्रावधान है। इनकी दुकानें खुलवाओ, इनके व्यवसाय खुलवाओ। हम कमाएंगे 50,000 रुपए महीना, तो हम तुम्हें 250 रुपए नहीं देंगे, 500 रुपए बिजली का, 5,000 रुपए बिल पे करेंगे। AC भी लगाएंगे, हम फ्रिज भी खरीदेंगे, हम TV भी खरीदेंगे। क्या हमारे बच्चे AC में नहीं रहना चाहते? क्या हमारे बच्चों को TV और हमारे बच्चों को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आनंद नहीं लेना चाहिए? हमें बिजली पानी, हमें झोंपड़ों में रखोगे? हमें बिजली पानी 200 यूनिट कितना होता है? एक बल्ब और एक वो पंखा, उसके बाद तो 8-8 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा, पता है आपको? लोग तरस कर रहे हैं, बुरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं। और पानी आपने देख लिया, बरसात में पूरा भर रहा है बिजली फ्री पानी के नाम पर। तो हमें फ्री नहीं चाहिए भाई। हम यहाँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमें हमारा रिजर्वेशन दो, हमारा बजट दो, और हमें गारंटी दो एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की गारंटी की। 50,000 रुपए एक मासिक परिवार की इनकम की गारंटी दो। हम अपना बेहतर जीवन जिएंगे भाई। हम सोफा सेट भी खरीदेंगे, हम अपने टाइलें भी लगाएंगे, हम बहुत बेहतर और साफ सुथरी जगहों पर रहना चाहते हैं। अशोक जी, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जब आपका संविधान ही नहीं रहेगा तो उस रिजर्वेशन का आप क्या करेंगे? देखिए, वही तो हम इनको खतरे में, हम आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे हैं। हमारी लड़ाई यही है, हम पूरे देश में अपने समाज को यही समझा रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को, अपने नौजवानों को, अपने कर्मचारियों को, लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई अभी जो अगर 2024 में दोबारा से मनु के चेले अगर जीत करके आगे तीसरी बार, तो ये जो नया संसद बन रहा है, इस नई संसद के साथ साथ नया संविधान होगा, जिसमें इस देश के 90% मेहनत कश आवाम को, जो मेहनत करके रोजी रोटी खाते हैं, उनको ना अधिकार होंगे, लेबर कानून ना होंगे, ना SC/ST के वहां पर रिजर्वेशन होगा, और तो और छोड़ो, 90% लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
जैसे पहले होता था, पहले मालदारों को, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही वो वोट का अधिकार होता था अंग्रेजी टाइम में, पता है ना आपको। जब कांग्रेस भी आई तो कांग्रेस की जो सदस्यता भी हर किसी को नहीं मिलती थी, उनको उसका भी एक वो था, क्राइटेरिया था, इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इतना धनाढ्य होना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया था। और महिलाओं को और दलित अछूतों को किसी हालत में वो नहीं मिलती थी सदस्यता, तो बाद में हुआ है। अच्छा, अज्ञानी जी, कुछ नेता जो दलित नेता कहते हैं भी संविधान का कुछ नहीं बिगड़ा, संविधान का जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें नजर आ रहा है, देखने में लग रहा है कि उसके जो पीछे के पेज थे वो सारे फाड़ चुके हैं, जो कानून है वो सब तब्दील कर दिए हैं। देखिए, सवाल ये है कि भारत के संविधान में 125 से ज्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं, और अभी जो पिछली जो ये लोकसभा से पहले इन्होंने संसद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अमेंडमेंट किया 10% जो जनरल रिजर्वेशन का अमेंडमेंट किया, वो संविधान की मूल भावना के विपरीत किया। तो ये संविधान को, और दूसरी बात, अब इससे ज्यादा संविधान खत्म क्या होगा उन दलित नेताओं को? आप बताओ भाई, जब ये 100% जब ये प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, संस्थाओं को बेच देंगे, तो आपके अधिकार तो वैसे ही खत्म हो गए। और दूसरी बात ये देखो, इस देश का सफाई कर्मचारी सबसे निम्न उस पे श्रेणी पे खड़ा है, और रिजर्व जो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से उसका तो जो एक परमानेंट नौकरी थी सफाई की, वो तो बिल्कुल गई, उधर रिजर्वेशन गया, उधर प्रमोशन गए। और तीसरी बात ये कि इस देश के अनुसूचित जाति के पास, एसटी की नहीं कहता हूँ, एसटी आदिवासियों के पास कुछ कुछ जमीनें हैं, इस देश के अनुसूचित जाति और खास तौर पे सफाई कर्मचारी वर्ग के पास 99% लोगों के पास इस देश की एग्रीकल्चर भूमि नहीं है, भूमिहीन है। अगर तुम उनके रोजगार छीन लोगे, उनके पास ना व्यापार है, अगर तुम उनके रोजगार छीन लोगे, सरकारी नौकरियां, तो वो क्या खाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? उनके अगर किसान है जिसपे खेती है, वो तो कहेगा चलो मैं अपने यहाँ पर सब्जी भाजी बो के कुछ अपना राशन अनाज बो करके अपने बच्चे पाल लूंगा। जातीय जनगणना से करेगा? जातीय जनगणना को लेकर के हर जगह आवाज उठ रही है, संसद से लेकर सड़क तक लोग आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना कितना जरूरी है समाज में इस वक्त? देखिए, अंग्रेज जो विदेशी जिनको कहते हैं, अंग्रेजी राज में 1931 तक उन्होंने जाति गणना, उन्होंने जनगणना की थी 1931 तक, वो आखिरी था, ठीक है ना, जो जनगणना हुई थी 1934 था, वो 31 वाला 34 में आया था, क्योंकि हर 10 साल में जो होती है, तो 1931 में हुई थी, वो उसका हर 3 साल का डाटा वो होता है, 34 तक वो आया था डाटा। उसके बाद जब आज़ादी का मूवमेंट चलने लग गया, तो उसके बाद जो आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की सरकार जो कांग्रेस की उसमें थी, नेतृत्व में थी, उसके बाद वो जनरल जनगणना होने लगी। सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हर जाति को, ये जातिगत देश है, इसमें जातियां पूरी तरह भरी पड़ी है, खत्म नहीं हुई है, तो जो जातियां हैं, खासतौर पे SC STs में भी, उसमें जब जातिगत गणना होगी तो उसमें उनका अधिकार, उनका बजट, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। और तीसरी बात ये, एक सबसे खतरा इन मनुवादियों को इसलिए जातिगत गणना से कि इनको पता चलेगा यार जो पंडित जी हम पे राज कर रहा है, वो कैबिनेट में भी सबसे ज्यादा है, वो उसमें ब्यूरोक्रेसी में भी सबसे ज्यादा है, वो मीडिया में भी सबसे ज्यादा है, सारे संस्थानों पे कब्जा कर रखा है, और उसके बावजूद वो तो 1% है। सर, अभी प्रधानमंत्री और जो 90% हैं, वो झाड़ू मार रहे हैं, वो गटर साफ कर रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, और वो भूखे मर रहे हैं। कई OBC समाज के लोगों को मंत्री पद दिया गया, बीजेपी ने भी दिया है। नहीं, वो तो देखो, आपने विभीषण का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो वो तो बाबा साहब जब बाबा साहब ने पूना पैक्ट साइन किया था ना, तो बाहर आके उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं अपने समाज की आज लड़ाई हार गया, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन तय हुआ है, संयुक्त चुनाव प्रणाली जो तय हुई है, इससे इन राजनीतिक पार्टियों के दलाल, उन्होंने शब्द लिखे हैं कि वो इनके गुलाम और दलाल ही पैदा होंगे, वो अपने समाज के प्रतिनिधि नहीं होंगे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने RPI बनाई थी, इसीलिए हमें पॉलिटिकल वो एक रास्ता देके गए थे, हमें बहुत सारी पार्टियां बनाने का अधिकार दे गए थे, हमें वोट का राइट की भैया, अपनी खुद की पार्टी बनाना, अपने आप को वोट डालना और सत्ता। सर, एक तरफ समता मूलक समाज की बात की जाती है, जाति विहीन समाज की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जाति के आधार पर जनगणना कराने की भी मांग उठती है। कैसे देखते हैं ये सारी चीजें? नहीं, देखिए, संविधान को शायद आपने पढ़ा 4 उसके बहुत शक्तिशाली, उसके प्रेम्बल में बाबा साहब लिख गए थे, न्याय सबको, समानता, बंधुत्व। बंधुत्व की बात कोई नहीं करता, समानता की तो करते हैं, बिना बंधुत्व के समानता आएगी क्या? और उसके बाद वो भाईचारा,
ठीक है ना। ये तमाम चीजें जो कह के गए थे उसको जो इन सरकारें इन मनुवादी लोगों के हाथ में रही, इन्होंने उसको लागू नहीं करा ठीक तरीके से। अगर लागू कर दिया होता और सारा समाज सब लोग भारतीय हो गए होते, आज भी हम SC/ST हैं, आज भी हमें जाति से बुलाया जाता है, आज भी दूसरे जो हम ठाकुर ब्राह्मण देखो गाड़ियों में जाते हैं ना, जब किसी की सरकार एक यादवों की आ जाए तो यादव लिखा होता है, ग्रेट यादव, और ब्राह्मण लिखा होता है, ब्राह्मणों की आ जाए, बीजेपी आ जाए तो क्षत्रिय ठाकुर फलाने। क्यों भाई? भारत के 72 साल बाद इन सरकारों ने काम नहीं करा इनको भारतीय बनाने के लिए? जब आपने भारतीय नहीं बनाए 72 साल में, संविधान के हिसाब से समता मूलक समाज नहीं बनाया, इसीलिए तो आज जातिगत जनगणना की आवाज उठ रही है कि जो जाति के लोग कमजोर रह गए उनको भाई अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए इसमें ये चाहिए। सर, ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज का आपको प्रधानमंत्री मिला हुआ है। सर देखो, SC समाज से एक हमारा राष्ट्रपति भी है। ठीक है, सवाल इस बात का नहीं है। एक 32 दांत है ना, उसके बीच में एक जीभ को रख दो, ठीक है ना, तो वो जीभ काम नहीं कर पाएगी, दांतों के बीच में दबी रहेगी। दूसरा, संवैधानिक ढांचे में क्या होता है कि जो वो कैबिनेट होती है ना, वो मेन होती है। अब प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, मगर कैबिनेट किसके पास है? किसके पास है? और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कैबिनेट और प्रधानमंत्री और कैबिनेट और उसके ऊपर आधारित है, वो भी रबड़ स्टैंप है। तो वो जो, और दूसरी बात ये कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो नाम के ही ओबीसी होंगे। आप ये देखो ना, एक कहावत है इस देश के अंदर, घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर ओबीसी कोई है भी, अगर वो विभीषण का काम कर रहा है भाई, जयचंद का काम कर रहा है, अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहा है, तो भाई उसको आप कैसे उसके जाति का मानोगे? आप तो नहीं मानोगे ना। तो इसीलिए दोस्त, बहुत सारी चीजें समझने की हमारा। तो क्या लगता है कि आप लोगों की, मैं सीधा कह दूं, अगर SC जिसमें वाल्मीकि समाज है, उसकी यहाँ लगभग 40 लाख से ऊपर जनसंख्या है, लेकिन ना तो वो अपना मेयर बना पाए, ना यहाँ मुख्यमंत्री बना पाए, क्या मैटर चल रहा है? देखिए, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस समाज में चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई, जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया मनुवादियों ने। लेकिन पिछले 2018 से लगातार वाल्मीकि समाज के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक उसमें अवेयरनेस की लड़ाई चल रही है, और 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरे इस पर हम मेयर बनाने के इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरी बात ये कि जो अनुसूचित जाति में दूसरी कुछ जातियां हैं, हमारे जाटव हैं, चमार जातियां, वो ऑलरेडी पहले से ही पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो उनके साथ भी हमारी कवायद चल रही कि मिल करके लड़ें। वो अब लाला जी के साथ है, हम कह रहे हैं लाला जी छोड़ो और यहाँ पर बांट लो भाई, एक मेयर बांट लो एक इलाके का। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई हमारे इस कैंपेन से, ओबीसी समाज, जैसे हम अनुसूचित जाति में हम वाल्मीकि समाज कहते हैं हम उपेक्षित हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसी तरीके से ओबीसी समाज में गुजर समाज है, उसको भी पॉलिटिकली रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, उसमें जाट समाज वो लेके गया उसका सारा फायदा। तो वो उन्होंने भी अपना राजनीतिक संघर्ष बनाया और उन्होंने हम कहा कि हम हमारे साथ दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमें वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें ये पूरा आश्वासन दिया, और कल उनका मेरठ में उनका सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, हमें इनवाइट किया। मंच से ये घोषणा होगी कि दिल्ली में वो वाल्मीकि समाज को सपोर्ट करेगा, गुजर समाज, और हम ये अनाउंस करेंगे कि दिल्ली के बाहर और दूसरी जगहों पर हम गुजर समाज की उनके साथियों को हम सपोर्ट करेंगे। अज्ञानी जी, वाल्मीकि समाज की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि समाज का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एक भगत जी ना हो। आज तक उन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा, और एक तरफ वो जाटवों की बात करते हुए हमारे ये रिजर्वेशन खा गए। आप जैसे नेता जो कहते हैं भी तुम्हारा, जैसा भी आपने जाटवों का नाम लिया कि राजनीति में सबसे आगे हैं, लेकिन सब जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? और आप 2004 से 14 से लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी बात नहीं समझ रहे हैं लोग कि भाई आप मंदिर को छोड़ो, बाबा साहब को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। देखिए, अभी खतरा इस बात का नहीं है कि वाल्मीकि समाज मंदिरों में कहाँ पर है। मंदिरों में तो ब्राह्मण भी जाते हैं, ठाकुर वो भी जाते हैं, मगर वो पॉलिटिकली उन्होंने कब्जा किया हुआ, सवाल इस बात का नहीं है। अब मंदिर बाबा साहब आर्टिकल 25 में लिख गए थे, कोई किस भगवान को मानता है, किस धर्म को मानता है, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। मगर हम उनको कह रहे हैं भाई आप किसी को मानो, किसी मंदिर में जाओ, मगर राजनीतिक रूप से तो आप यहाँ पर आ जाओ। मगर अब खतरा ये हो गया, सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज तो बेचारा मंदिर में जा ही रहा है, ये तो है ही अज्ञानी, इनको तो समझ है ही नहीं, समझा भी कुछ कर रहे हैं। मगर खतरा ये हो गया, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, जो जय भीम कहते हुए उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, अब वो लोग एक लाला के पीछे लग गए दिल्ली के अंदर। वो समाज जिसको कि अनुसूचित जाति का नेतृत्व करना था, वो एक लाला के पीछे जो कह रहा है, बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहा है वहाँ पर विधानसभा में कि मैं 6 साल से राम राज्य बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। उस राम राज्य, जिस राम राज्य के विरुद्ध बाबा साहब का संघर्ष था, जिस राम राज्य वाली व्यवस्था को उखाड़ के बाबा साहब ने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.